वान डी ग्राफ उत्पादक के बारे में ये जानना है कि क्या होता है, कैसे काम करता है। तो वान डी ग्राफ उत्पादक एक ऐसी व्यवस्था है या एक मशीन है जिसकी मदद से अति उच्च विभवांतर वेरी हाई वोल्टेज अति उच्च विभवांतर उत्पन्न करते हैं। कितना विभवांतर? तो 10 to the power 7 वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न करते हैं। वान डी ग्राफ उत्पादक का यही काम है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किसी गोले पर यदि आवेश की मात्रा बढ़ाई जाए, जैसे r त्रिज्या का ये गोला है, इस पर आप आवेश q दे दिए, तो इसका विभव लिख सकते हैं v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो यदि आवेश की मात्रा बढ़ाई जाए तो गोले का विभव बढ़ता है। इसी सिद्धांत पर वान डी ग्राफ उत्पादक कार्य करता है। अब इसमें क्या क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये बात समझना है। इसमें सबसे पहले देखिए, ये जो बनाए हैं, ये पिंक वाला, ये एक चालक खोखला गोला है, इसका नाम लिखे हैं A। ये चालक पदार्थ का बना हुआ खोखला गोला है। इसके केंद्र पर एक पुल्ली लगाए हैं, ये B एक पुल्ली है, और इसके नीचे एक और पुल्ली C लगाए हैं। पुल्ली मतलब घिरनी। B और C पुल्ली है, इसको एक अचालक बेल्ट से, जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये अचालक बेल्ट से इसको जोड़ दिए। जैसे रेशम के धागे से बेल्ट बना हुआ है, इसी बेल्ट से इसको जोड़ दिए। अब बेल्ट से जोड़ने से क्या होगा कि हमको पुल्ली C को घुमाना रहेगा, तो विद्युतीय मोटर की मदद से हम लोग पुल्ली C को घुमाएंगे अगर, तो ये बेल्ट भी घूमेगा। इसका पर्पस ये हुआ। ये जो दो लाइन देख रहे हैं आप, ये सपोर्ट है जिसको अचालक स्टैंड बोलते हैं। इसी पर ये खोखला गोला टिका हुआ है। और D और E पुल्ली का नाम लिखे हैं B और C। उसके बाद देखिए D और E दो कंघी नुमा, कंघी के संरचना के जैसा इस तरह का नुकीला पदार्थ, मतलब नुकीला चालक पदार्थ है। D कंघी नुमा संरचना है D और E, जिसमें D कहाँ है? तो D C के नजदीक है, और जो E है ये इस खोखला गोला से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम लोग करना यही है कि हम लोग इस गोले पर आवेश की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो इसका विभव बढ़ता जाएगा। अब आवेश की मात्रा कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए प्रोसेस को देखिए। पहले एक बार और समझ लीजिए क्या क्या बोले, जरा फिर से हम बोल दें कि वान डी ग्राफ उत्पादक ऐसी व्यवस्था है जिसका उपयोग करके अति उच्च विभवांतर उत्पन्न करते हैं। 10 का पावर 7 वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न करते हैं। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किसी गोले पर यदि आवेश की मात्रा बढ़ाई जाए तो उसका विभव बढ़ता है। इसी सिद्धांत पर वान डी ग्राफ उत्पादक कार्य करता है। क्या क्या होता है इसमें? तो इसमें एक चालक खोखला गोला है जिसे दो चालक स्टैंड की मदद से लगाया जाता है। B और C दो पुल्ली है, जिसमें B कहाँ है? तो ये चालक गोला के केंद्र पर है और C उसके नीचे है। इन दोनों पुल्ली को एक अचालक बेल्ट से जोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं कि C को किसी मोटर की मदद से, या दिखाने के लिए कि हाथ से भी C को अगर घुमाएं तो इससे ये अचालक बेल्ट घूमेगा। D और E क्या है? तो D और E चालक पदार्थ का बना कंघी नुमा संरचना है। ये नुकीला सिरा है यहाँ पर, इसीलिए इसको कंघी नुमा संरचना बोलते हैं। तो D कहाँ है? तो D पुल्ली C के समीप है, नीचे वाले पुल्ली के समीप D को लगाए हैं। और E कहाँ है? तो इस खोखले गोले से जुड़ा हुआ E है। अब इसके वर्किंग को समझिए कि कैसे काम करता है। देखिए, D को 10 का पावर 4 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ते हैं। ये 10,000 वोल्ट हो गया के स्रोत से D को जोड़े। बहुत ज्यादा वोल्टेज से जोड़ने पर क्या होता है कि ये नुकीला सिरा होने के चलते, जो E लिखे हैं D और E, नुकीला होने के चलते यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो ज्यादा होता है। नुकीला होने का मतलब क्षेत्रफल कम हो गया, तो क्षेत्रफल कम होने से क्षेत्र का मान ज्यादा होता है। E बराबर लिखते हैं सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, और सिग्मा बराबर लिखते हैं Q बाई A। तो नुकीला होने से क्या हुआ कि क्षेत्रफल का मान कम हुआ, जिससे सिग्मा का मान ज्यादा हुआ। सिग्मा का मान ज्यादा होने से क्षेत्र का मान ज्यादा हुआ। तो नुकीला सिरा होने से क्या होता है कि जो देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर, नुकीले सिरों के बीच में बहुत ज्यादा परिमाण का विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बहुत ज्यादा परिमाण के विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होने से क्या होता है कि इन
नुकीले सिरों के बीच की जो हवा है, हवा मतलब अचालक पदार्थ मतलब परावैद्युत, तो बहुत ज्यादा विद्युतीय क्षेत्र लगाने से क्या हुआ कि ये परावैद्युत का भंजन हो जाता है, मतलब परावैद्युत के अणु टूट जाते हैं। सीधे शब्दों में समझिए कि उच्च विभवांतर लगाने से यहाँ उच्च विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उच्च विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होने से क्या हुआ, यहाँ पर हवा के अणु टूट जाते हैं। हवा के अणु टूट जाने से मतलब ये हवा के अणु आयनीकृत हो जाते हैं। आप देखे होंगे जहां से ज्यादा वोल्टेज का तार गुजरा होगा, 21,000 या 33,000 इस तरह से तार जहां से गुजरता है, उसके नीचे चरचराहट की आवाज सुनाई देती है यहाँ पर। तो वो आवाज किस कारण से होता है, तो ज्यादा वोल्टेज होने से अगल बगल के हवा के अणु टूटते हैं, मतलब हवा के अणु आयनीकृत होते हैं। तो वही बात यहाँ भी हुआ कि ज्यादा वोल्टेज होने से हवा के अणु टूट गए, आयनीकृत हो गए। इसको बोलते हैं परावैद्युत का भंजन हुआ। तो अणु टूटने से क्या हुआ कि आयन उत्पन्न हुआ, धन आयन और ऋण आयन। अब देखिए ये तो उच्च विभव से जुड़ा हुआ है, तो ऋण आवेश को ये अपनी ओर खींचेगा और धन आवेश को ढकेल देगा, और धन आवेश कहाँ चला जाएगा, तो धन आवेश इस बेल्ट पे सट गया। यही बात यहाँ समझना है कि आवेश इस पर कैसे आया। क्या हुआ कि उच्च वोल्टेज लगाने से इस D का जो देख रहे हैं आप, ये नुकीला सिरा है, इसके बीच की हवा आयनीकृत हो गई, मतलब हवा का अणु टूट गया। हवा के अणु टूटने से आयन उत्पन्न हुए, धन आयन और ऋण आयन। ऋण आयन क्या हुआ, तो ऋण आयन सट गया किसमें, ऋण आयन आ गया E पर, मतलब सॉरी इसी नुकीले सिरे वाले कंघी पर। क्यों, क्योंकि ये उच्च विभव से जुड़ा हुआ था, प्लस था, तो माइनस वाले को ये आकर्षित कर लिया और प्लस वाले को ढकेल दिया। प्लस वाला कहाँ चला गया, तो इस अचालक बेल्ट पर। अचालक बेल्ट का उपयोग इसलिए करते हैं कि आवेश जहां दिए वहीं रह गया। अगर ये चालक पदार्थ का रहता तो ये आवेश अपने आप फैल जाता, लेकिन अचालक बेल्ट बनाने से क्या हुआ कि आवेश यहाँ रह गया। अब हम लोग पुल्ली को तो घुमाते हैं, पुल्ली घूमने से क्या होगा कि आवेश इसके साथ चलता हुआ, बेल्ट के साथ चलता हुआ इस जगह पहुंच जाता है। यहाँ पर कहाँ पहुंचता है, तो E और B के बीच में। यहाँ आवेश आने से पुनः, यहाँ देखिए नुकीला सिरा यहाँ पुनः है, तो फिर इस जगह पर हवा का अणु को पुनः ये आयनीकृत करता है, मतलब यहाँ फिर हवा का अणु टूटता है। हवा का अणु टूटने से क्या हुआ कि आयन उत्पन्न हुआ, आयन में धन आयन और ऋण आयन दोनों हुआ। तो ऋण आयन को ये बेल्ट अपनी ओर खींच लेगा क्योंकि इस पर प्लस था, और धन आयन चला गया कहाँ, E पर, और E जुड़ा हुआ है किससे, तो E जुड़ा हुआ है इस खोखला गोला से। तो ये आवेश कहाँ चला गया, इस खोखला गोला पर। अब यही प्रोसेस लगातार हम लोग चलाते रहेंगे, मतलब इस पुल्ली को लगातार घुमाते रहेंगे, तो ये आवेश E पर जमा, E से होते हुए इस खोखला गोला पर आते रहेगा। तो इस गोला पर लगातार आवेश की मात्रा बढ़ते जाने से गोले का विभव लिखते हैं V बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो ये आवेश की मात्रा लगातार बढ़ाते जाने से V का मान बढ़ता जाता है, मतलब इस गोले का विभव बढ़ता जाता है, और यही विभव बढ़ करके 10 का पावर 7 वोल्ट तक पहुंच सकता है। तो इस विधि से वर्णी ग्राफ उत्पादक कार्य करता है। अब इसमें एक बात समझिए परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। देखिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। परावैद्युत सामर्थ्य डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ विद्युतीय क्षेत्र का वह महत्तम मान है, विद्युतीय क्षेत्र का वह महत्तम मान है जिस विद्युतीय क्षेत्र के लिए परावैद्युत अपने अचालक गुण को बनाए रखता है, मतलब वो अचालक बना रहता है। परावैद्युत का मतलब ही होता है अचालक। तो अधिकतम विद्युतीय क्षेत्र जो कोई परावैद्युत सह सकता है उसको बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। अगर विद्युतीय क्षेत्र का मान परावैद्युत सामर्थ्य से ज्यादा कर दें तब क्या होगा, यहाँ परावैद्युत के अणु विद्युतीय क्षेत्र में रखने से ध्रुवित हो जाते हैं। तो ज्यादा विद्युतीय क्षेत्र कर देने से, परावैद्युत सामर्थ्य से ज्यादा का विद्युतीय क्षेत्र कर देने से परावैद्युत के अणु टूट जाते हैं, मतलब यहाँ पे आयन उत्पन्न होते हैं। तो हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान है 3 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर। ध्यान दीजिए वोल्ट प्रति मीटर पर, परावैद्युत सामर्थ्य मतलब विद्युतीय क्षेत्र। तो 3 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर है। इससे ज्यादा का अगर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो हवा का अणु टूट जाएगा, आयनीकृत हो जाएगा।
तो वन डी ग्राफ उत्पादक में ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं कि इस पूरी व्यवस्था को हम लोग निर्वात चैम्बर में रखते हैं, मतलब अंदर की हवा निकाल लेते हैं, जिससे कि विद्युतीय क्षेत्र का मान हवा के परावैद्युत सामर्थ्य 3 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट से अधिक होने पर भी ये काम करता रहता है, मतलब आवेश इस पर जमा रहेगा। अगर ये बाहरी मतलब निर्वात नहीं रखें, अगर हवा उपस्थित ही रहेगा तो ज्यादा वोल्टेज होने से क्या होगा कि आवेश इससे लीक होने लगेगा, मतलब हवा के अणु को, जो माध्यम यहाँ हवा है उसके अणु को ये तोड़ देगा। तो ये हुआ वन डी ग्राफ उत्पादक। अब इसके साथ जरा देखिए, ये तो हो गया। अब एक दो सवाल जरा सा देखना है जो बहुत पूछता है, धारिता से रिलेटेड है, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे यहीं पर। एक क्वेश्चन है कि एक कोई बूंद है और इसकी धारिता मालूम है हमको, C बराबर, सपोज कीजिए 5 माइक्रोफराड धारिता का एक बूंद है, और इसको हम लोग ऐसा 27 बूंद या कुछ कोई एक नंबर ले लीजिए, n बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि इस बड़ी बूंद की धारिता बताइए। फिर से सवाल सुनिए कि एक उदाहरण के लिए ले लें कि 27 एक समान छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती हो, तो इस बड़ी बूंद की धारिता बताइए। जिसमें एक छोटी बूंद की धारिता कितनी है, तो छोटी बूंद की धारिता है 5 माइक्रोफराड, और आपसे पूछा गया कि बड़ी बूंद की धारिता बताइए। कितना बूंद था, तो 27। इस तरह से n कुछ हो सकता है अलग अलग, C का मान अलग अलग हो सकता है, इस तरह से सवाल मतलब सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, n आइडेंटिकल ड्रॉप्स को मिला दिए, n बूंदों को मिला दिए, और मिला करके क्या किए कि एक बड़ा बूंद बनाए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि बड़े बूंद की त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या का जरूरत क्यों पड़ेगा हमको, कि धारिता होता है गोला का 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो छोटा बूंद के लिए त्रिज्या का मान, r का मान कम होगा, बड़े बूंद के लिए त्रिज्या का मान अधिक होगा। तो पहले हम त्रिज्या में संबंध निकालेंगे। तो छोटा बूंद का धारिता कितना लिखा हुआ है, बताया हुआ है, तो 5 माइक्रोफराड। तो मान लीजिए कि छोटे बूंद की त्रिज्या है स्मॉल r। स्मॉल r हो गया छोटे बूंद की त्रिज्या, और इसकी धारिता 5 माइक्रोफराड बोले, तो छोटे बूंद की धारिता कितनी, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल r। इसका मान कितना है, तो ये है 5 माइक्रोफराड। अब कहा गया कि इसको ऐसा कितना बूंद को मिलाएं, तो 27 बूंद को मिला दिए और एक बड़ा बूंद बनाए। तो मान लें कि बड़े बूंद की त्रिज्या हो गई कैपिटल R। तो देखिए, ये 27 छोटा बूंद का आयतन बराबर एक बड़े बूंद का आयतन। तो एक छोटे बूंद का आयतन क्या लिखते हैं, तो 4/3 पाई r³ गोला का आयतन। ऐसा कितना बूंद है, तो 27। तो 27 बूंदों का आयतन बराबर एक बड़े बूंद का आयतन। तो बड़े बूंद का आयतन लिखें 4/3 पाई और कैपिटल R³। तो 4/3 पाई कट गया, तो 27 r³ बराबर कितना, तो बड़ा वाला R³। अब देखिए, R निकालने के लिए क्या करें कि 27 r³ का घनमूल निकाल दें। तो डाटा 27 इसलिए लिए थे ना कि इसका घनमूल 3 हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3, तो ये 3 हो गया, और R का पावर 3 है, इसका पावर 1/3, तो ये हो गया R। तो बड़े बूंद की त्रिज्या कितनी, तो 3R हो गई। अब बड़े बूंद की त्रिज्या निकाल के क्या करेंगे, तो हम बड़े बूंद की धारिता निकाल लेंगे। तो बड़े बूंद की धारिता क्या लिख दें, तो बड़े बूंद की धारिता C डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R के बदले क्या लिखते हैं, तो कैपिटल R के बदले लिखते हैं 3R। अब देखिए, यहाँ पर 3 को आगे लिख लीजिए, और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। 4 पाई एप्सिलॉन 0 R का मान कितना है, तो छोटे बूंद की धारिता कितनी है, 5 माइक्रोफराड। तो ये हो गया 3 गुना 5 माइक्रोफराड, मतलब 5 गुना 3 15 माइक्रोफराड हो गया। तो इस तरह से 27 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाए। छोटी बूंद की धारिता कितनी थी, तो 5 माइक्रोफराड, तो बड़ी बूंद की धारिता हो गई 15 माइक्रोफराड। ये एक सवाल हुआ, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ये। एक और सवाल
इस तरह का क्वेश्चन देखिए, उसमें हम लोग जिसमें एससी वर्मा का सॉल्यूशन पोस्ट कर रहे हैं उसमें एक ऐसा सवाल बनाए थे, ये सेम नहीं था, मिलता जुलता था। करंट में भी ऐसा सवाल मिलेगा। 3 संधारित्र लिए हैं C1, C2 और C3, और यहाँ देखिए एक तार से इस 2 बिंदु को जोड़े हैं, एक तार से इस दोनों बिंदु को जोड़े हैं। आपसे कहेगा कि M और N के बीच समतुल्य धारिता प्राप्त कीजिए। इस तरह के सवाल बनाने के लिए वहां पर हम मेथड बोले हैं उसमें क्वेश्चन बनाने में। सबसे पहले जहां जहां पर आप जोड़ देख रहे हैं उसको नंबर दे दीजिए। जैसे ये 1 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 1 2 3 और 4। और इसका फिगर बनाने के लिए देखिए कैसे खींचते हैं। यहाँ 1, इसके ऊपर यहाँ 2 2, इसके नीचे 3 और इधर 4। कैसे खींचे? 1 2 3 4 ऐसे। अब जिसके बीच जो जो लगा हुआ है वो बना दें। 1 और 2 के बीच में C1 लगा हुआ है, तो 1 और 2 के बीच में C1 लगा दिए। 2 और 3 के बीच में C2 लगा हुआ है, तो 2 और 3 के बीच में C2 लगा दिए। 3 और 4 के बीच में C3 लगा हुआ है, तो 3 और 4 के बीच में C3 लगा दें। इसके बाद 1 और 3 को एक तार से जोड़ दिए, एक तार से जोड़ दिए। 2 और 4 को एक तार से जोड़ना है, एक तार से जोड़ दिए। इधर आ गया N, इधर आ गया M। अब देखिए कैसे समतुल्य धारिता निकलता है इसमें। इस तीनों संधारित्र का देखिए तो ये वाला जो प्लेट है, इसका ये प्लेट, इसका ये प्लेट और इसका ये प्लेट, तीनों का ये प्लेट एक साथ जुड़ा हुआ है इस बिंदु पर, और तीनों का जो दूसरा प्लेट है वो एक साथ जुड़ा हुआ है। एक यहाँ देखिए, एक यहाँ देखिए और एक यहाँ देखिए। ये तीनों एक साथ जुड़ा हुआ है कहाँ? N पर। क्या सिचुएशन आया? 3 संधारित्र ऐसा मिला जिसमें तीनों का बायां प्लेट एक साथ जुड़ा हुआ है, मतलब एक प्लेट एक साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा प्लेट, तीनों का दूसरा प्लेट एक साथ जुड़ा हुआ है। ये C1, ये C2 और ये C3। तो ये तीनों समांतर क्रम में हो गया, तो C समतुल्य लिखते हैं, समांतर क्रम में लिखते हैं C1 + C2 + C3 प्रतिरोध का उल्टा। तो यही हो गया इसका समतुल्य धारिता।